हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी यह है कि आज शाम 7 बजे GK 2020 यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे लाइव मिलने आ रहा हूँ। दर्शना शाह जैसे हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीपीएससी जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। शाम 7 बजे GK 2020 यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ना मत भूलिएगा। समझ में आ गया? ओके, शाम 7 बजे मिलने वाले हैं। चलिए, आज हम कौन से विषय में, कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे? तो आज का हमारा विषय है भारतीय कला एवं संस्कृति, और इसी विषय में आज हम आधुनिक वास्तुकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। आधुनिक वास्तुकला में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन संपदा, इंडिया गेट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी महत्वपूर्ण इमारतें किस शैली में बनी है, कब बनी है, किसने बनाई है, यह सभी महत्वपूर्ण फैक्टर इसी वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले स्टार्ट करें तो अंग्रेजों ने गोथिक एवं नव गोथिक, इंपीरियल, क्रिश्चियन, विक्टोरियन, नवशास्त्रीय, रोमांस्क्यू व पुनर्जागरण जैसी यूरोपीय शैलियों की इमारतें बनवाई। क्या दोस्तों? अंग्रेजों ने गोथिक एवं नवगोथिक, इंपीरियल, क्रिश्चियन, विक्टोरियन, नवशास्त्रीय, रोमांस्क्यू व पुनर्जागरण जैसी यूरोपीय शैलियों की इमारतें हमारे भारत देश में बनवाई। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ उपनिवेश को अपने घर जैसा माहौल देने हेतु, अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन हेतु तथा भारतीय लोगों से दूरी बनाए रखने हेतु यूरोपीय शैली को अपनाया। क्या? ब्रिटिश लोगों ने यहाँ उपनिवेश को अपने घर जैसा माहौल देने हेतु, अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन हेतु तथा भारतीय लोगों से दूरी बनाए रखने हेतु यूरोपीय शैली को अपनाया। 1833 में बना मुंबई का टाउन हॉल तथा 1860 के दशक में मुंबई में बनी कई इमारतें नवशास्त्रीय शैली के उदाहरण हैं, जिनमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया। क्या? 1833 में बना मुंबई का टाउन हॉल तथा 1860 के दशक में मुंबई में बनी कई इमारतें नवशास्त्रीय शैली के उदाहरण हैं, जिनमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया है। नव गोथिक शैली में मुंबई के सचिवालय, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसी कई इमारतें बनी जो तत्कालीन वणिक वर्ग को काफी पसंद आई थी। क्या? यह नव गोथिक शैली में मुंबई के सचिवालय, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसी कई इमारतें बनी जो तत्कालीन वणिक वर्ग को काफी पसंद आई थी। नव गोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण अभी मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। इमेज में आप देख सकते हैं, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है यह मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह नव गोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जो कभी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था और मुख्यालय विक्टोरिया टर्मिनस भी था, और इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। एक बार फिर से देखो कि नव गोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण अभी मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जो कभी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय विक्टोरिया टर्मिनस था। इसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुराना नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। क्या? विक्टोरिया टर्मिनस। और इंडो सार सैनिक शैली हिंदू, मुस्लिम और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण है, जिसमें गुंबदों, छतरियों, जालियों व मेहराबाओं को अपनाया गया है। क्या? इंडो सार सैनिक शैली हिंदू, मुस्लिम और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण है, जिसमें गुंबदों, छतरियों, जालियों व मेहराबों को अपनाया गया है। और अंग्रेजों ने इस शैली में सार्वजनिक भवन जैसे डाकखाना, रेलवे स्टेशन, विश्राम गृह,
सरकारी दफ्तर आदि का निर्माण करवाया। क्या? अंग्रेजों ने इसी शैली में सार्वजनिक भवन जैसे डाकखाना, रेलवे स्टेशन, विश्राम गृह, सरकारी दफ्तर आदि का निर्माण करवाया। विलियम इमर्सन ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में ताजमहल से प्रेरणा ली और यह ब्रिटिश स्थापत्य में भारतीय तत्वों की बढ़ती मात्रा का प्रतीक है। क्या? विलियम इमर्सन एक वास्तुकार था। विलियम इमर्सन ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में ताजमहल से प्रेरणा ली और यह ब्रिटिश स्थापत्य में भारतीय तत्वों की बढ़ती मात्रा का एक प्रतीक है। आगे सेंट जॉन कॉलेज आगरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो म्योर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, तथा मद्रास उच्च न्यायालय के निर्माण में यह शैली निखर कर सामने आई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में प्रमुख वास्तुकार कौन थे। इमेज आप देख सकते हैं, ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है यह कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, और यह किसने बनवाया है? विलियम इमर्सन प्रमुख वास्तुकार थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। और अब दिल्ली के स्थापत्यों की बात करें तो दिल्ली में कश्मीरी गेट क्षेत्र में मेटकाफ हाउस जिसका निर्माण 1835 में हुआ, तथा सेंट जेम्स चर्च जिसका निर्माण 1836 में हुआ, ये दिल्ली के सबसे पुराने ब्रिटिश स्थापत्य के नमूने हैं। क्या? दिल्ली में कश्मीरी गेट क्षेत्र में बना मेटकाफ हाउस और सेंट जेम्स चर्च दिल्ली के सबसे पुराने ब्रिटिश स्थापत्य के नमूने हैं। और इसके अलावा टाउन हॉल का निर्माण 1866 में हुआ, घंटाघर बनाया गया 1868 में, सेंट स्टीफन कॉलेज का निर्माण 1881 में, तो हिंदू कॉलेज बनी 1866 में। रामजस कॉलेज का निर्माण 1917 में हुआ। यह उस दौर के महत्वपूर्ण स्थापत्य है। क्या? यह टाउन हॉल, घंटाघर, सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, यह उस दौर के यानी कि अंग्रेज शासनकाल के महत्वपूर्ण स्थापत्य है। सन 1911 में नई दिल्ली की देश की नई राजधानी की घोषणा से पहले ब्रिटिश अधिकारी सिविल लाइंस इलाके में रहते थे। नई राजधानी यानी कि नई दिल्ली के स्थापत्य का काम एडविन लैंडसीर लुटियन, क्या? एडविन लैंडसीर लुटियन और हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया। यहां से दो फैक्ट निकलकर सामने आते हैं। पहला फैक्ट, दिल्ली हमारे देश की कैपिटल कब बनी? 1911 में। दूसरा क्वेश्चन, नई दिल्ली के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो दोनों के नाम याद रख लेने हैं। एक थे एडविन लैंडसीर लुटियन और दूसरे का नाम था हर्बर्ट बेकर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नई दिल्ली को देश की नई राजधानी कब घोषित किया गया? नई दिल्ली को देश की नई राजधानी घोषित किया गया 1911 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। वायसरीगल लॉज वायसरॉय का पहला निवास बना। इसे बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय बना दिया गया कब? 1922 में। यह वायसरीगल लॉज अब हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय है और यह वायसरॉय का पहला निवास स्थान बना था। और लुटियन के जिम्मे नई दिल्ली शहर एवं गवर्नमेंट हाउस और हर्बर्ट बेकर के जिम्मे सचिवालय के दो हिस्से यानी कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और काउंसिल हाउस को तैयार करने का भार आया। क्या? लुटियन के जिम्मे नई दिल्ली शहर एवं गवर्नमेंट हाउस और हर्बर्ट बेकर के जिम्मे में सचिवालय के दो हिस्से यानी कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और काउंसिल हाउस को तैयार करने का भार आया। और अब राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार होता है 1929 में। वायसरॉय पैलेस जो कि अब हमारा राष्ट्रपति भवन है, इमेज में आप देख सकते हैं। यह राष्ट्रपति भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियन थे। लुटियन के सहयोगी मुख्य इंजीनियर ह्यूज किलिंग व भारतीय सहयोगियों में हारून अल रशीद, सुजान सिंह और उनके पुत्र शोभा सिंह। और शोभा सिंह की एक पहचान है कि शोभा सिंह अंग्रेजी लेखक खुशवंत सिंह के पिता है। कौन? शोभा सिंह अंग्रेजी लेखक खुशवंत सिंह के पिता, वो भी यह राष्ट्रपति भवन के निर्माण में शामिल थे। एक बार फिर से देखो कि वायसरॉय पैलेस जो अब हमारा राष्ट्रपति भवन है, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियन। लुटियन के सहयोगी मुख्य इंजीनियर ह्यूज किलिंग व भारतीय सहयोगियों में हारून अल रशीद, सुजान सिंह और उनके पुत्र शोभा सिंह। और शोभा सिंह अंग्रेजी लेखक खुशवंत सिंह के पिता है। यह सभी ने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया। तो चलिए
क्वेश्चन का आंसर बताइए। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? राष्ट्रपति भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? सही आंसर है एडविन लुटियन। क्या यह राष्ट्रपति भवन के निर्माण का जिम्मा किसके पर आया था? एडविन लुटियन के हिस्से पर। और इस विशाल भवन में 4 मंजिले और 340 कमरे हैं। क्या यह जो विशाल भवन बनाया गया है राष्ट्रपति भवन, जिसमें 4 मंजिले और 340 कमरे हैं, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुंबद को सांची के बौद्ध स्तूप और जालियों को मुगल स्थापत्य कला की तर्ज पर बनाया गया है। क्या यह जो पूरा बनाया गया है राष्ट्रपति भवन, इसमें कौन सी शैली के स्थापत्य को ऐड किया गया है? तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुंबद को सांची के बौद्ध स्तूप और जालियों को मुगल स्थापत्य कला की तर्ज पर बनाया गया है। और राष्ट्रपति भवन की एक अन्य विशेषता इसके स्तंभों में भारतीय मंदिरों की घंटियों का प्रयोग है। क्या यह जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके स्तंभों में भारतीय मंदिरों की घंटियों का प्रयोग किया गया है। और राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया दिल्ली का सबसे ऊंचा भवन है। तो यह भी हमें याद रख लेना है कि यह राष्ट्रपति भवन का लोकेशन कहां पर है? रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया दिल्ली का सबसे ऊंचा भवन है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया दिल्ली का सबसे ऊंचा भवन कौन सा है? यानी कि रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया दिल्ली का सबसे बड़ा भवन यानी कि इमारत कौन सी है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति भवन। आपने बिल्कुल सही गैस किया, कांग्रेचुलेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? राष्ट्रपति भवन 4 मंजिला इमारत और कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। वेरी नाइस। और अब संसद भवन संपदा की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं संसद भवन संपदा 1927। इसके अंतर्गत संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ जो कि ग्रंथालय है, संसदीय सौंध और इसके आसपास के विस्तृत लॉन आदि शामिल है। क्या यह संसद भवन के आसपास विस्तृत लॉन भी बिछाई गई है? और इसके वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर थे और इसे बनाने में 5 वर्ष यानी कि 1921 में काम शुरू हुआ और बनकर तैयार हुआ 1927 में। तो यहाँ एक बार फिर से देख लो कि संसद भवन 1927 में बनकर तैयार होता है। इसके अंतर्गत संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ जो कि ग्रंथालय है वर्तमान में, संसदीय सौंध और इसके आसपास के विस्तृत लॉन आदि शामिल है। और यह संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार 2 व्यक्ति एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। और दोस्तों बनाने में कितने साल लगे? 5 साल लगे। 1921 में कामकाज शुरू, 1927 में खत्म हुआ। चलिए आंसर बताइए। संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एडविन लुटियन। जल्दबाजी में यहां दोस्तों गलती कर सकते हैं। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर दोनों ने मिलकर संसद भवन का निर्माण किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और इसके विशाल वृत्ताकार क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा और पूर्ववर्ती ग्रंथालय, पहले यह प्रिंसेस चैम्बर था जो कि वर्तमान में यह ग्रंथालय है। और इनके मध्य उद्यान प्रांगण है। केंद्रीय कक्ष गोलाकार है और इसके 98 फुट व्यास वाले गुंबद को विश्व के भव्यतम गुंबदों में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे संसद भवन के। तो इसके विशाल वृत्ताकार क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा और पूर्ववर्ती ग्रंथालय है और इनके मध्य उद्यान प्रांगण है। केंद्रीय कक्ष गोलाकार है और इसके 98 फुट व्यास वाले गुंबद को विश्व के भव्यतम गुंबदों में से एक माना जाता है। और 15 अगस्त 1847, यहाँ गलती हो गई है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण तथा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण इसी कक्ष में हुआ था। दोस्तों जो हमारा संसद भवन है इसका एक प्रमुख कक्ष है, वहां पर भारतीय संविधान का निर्माण कार्य हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण तथा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण इसी कक्ष में हुआ था। चलिए आंसर बताइए।
भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किस इमारत में हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान का निर्माण हमारे संसद भवन के प्रमुख कक्ष में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और अब इंडिया गेट की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं इंडिया गेट को। यह एक युद्ध स्मारक है। क्या? इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जिसका निर्माण 1931 में प्रथम विश्व युद्ध व अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया है। यह भी याद रख लो कि इंडिया गेट का निर्माण क्यों किया गया है। तो यह एक युद्ध स्मारक है जिसका निर्माण 1931 में प्रथम विश्व युद्ध व अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया। 43 मीटर ऊंचे इस विशाल द्वार का निर्माण राजपथ दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित है और जिसके वास्तुकार लुटियन थे। क्या? इंडिया गेट का निर्माण किसने किया है? प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो याद रखना एडविन लुटियन। और स्थापत्य की दृष्टि से इंडिया गेट की तुलना ट्रिम्फल आर्क रोम, आर्क द ट्रिम्फे पेरिस तथा गेटवे ऑफ इंडिया से की गई है। क्या? यह 43 मीटर ऊंचे इस विशाल द्वार का निर्माण राजपथ दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से हुआ जिसके वास्तुकार थे लुटियन। स्थापत्य की दृष्टि से इंडिया गेट की तुलना ट्रिम्फल आर्क रोम, आर्क द ट्रिम्फे पेरिस तथा गेटवे ऑफ इंडिया से की गई है। और कनॉट पैलेस मौजूदा राजीव चौक कहा जाता है। तो यह कनॉट पैलेस का डिजाइन रॉबर्ट टॉर रसेल ने तैयार किया था। इमेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कनॉट पैलेस का डिजाइन किसने तैयार किया था? रॉबर्ट टॉर रसेल ने कनॉट पैलेस का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा स्मारक एक युद्ध स्मारक है? यहाँ जो बनाया गया है वो हाल ही में बनाया गया एक युद्ध स्मारक है, लेकिन मैं अंग्रेज शासन काल की बात कर रहा हूँ। तो अंग्रेज शासन काल में बना एक युद्ध स्मारक, क्या नाम है? इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और कुछ स्थापत्य शब्दावलियों की बात करें तो दोस्तों विहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह विहार कहलाता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से या पहाड़ों को काटकर किया जाता था। सामान्य आकार से बड़े विहार को महाविहार कहते हैं जिसे गुप्त काल में बना नालंदा महाविहार। ओके दोस्तों, यहाँ कुछ स्थापत्य की महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पढ़ने को भी आती है। तो विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह विहार कहलाता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से या पहाड़ों को काटकर किया जाता था। इमेज में आप देख सकते हैं। और सामान्य आकार से बड़े विहार को महाविहार कहते हैं जिसे गुप्त काल में बना नालंदा महाविहार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से किस धर्म के भिक्षुओं का आवास गृह विहार कहलाता है? तो मैंने कौन से धर्म का जिक्र किया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का आवास गृह विहार कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। चैत्य किसे कहते हैं? बौद्ध व जैन गुफा मंदिरों को चैत्य कहा जाता है। क्या? बौद्ध या जैन गुफा मंदिरों को चैत्य कहा जाता है। तो स्तूप किसे कहते हैं? जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं यह है सांचे का स्तूप। तो गोल आधार पर निर्मित पत्थर या ईंट की ठोस गुंबदाकार आकृति, इमेज में आप देख सकते हैं गोल आधार पर निर्मित पत्थर या ईंट की ठोस गुंबदाकार आकृति स्तूप कहलाती है और इसके ऊपर आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक एक दंड एवं छाता होता है। क्या? एक दंड और एक छाता होता है। और दोस्तों स्तंभ किसे कहते हैं? पत्थर या धातु की बनी खंभे नुमा आकृति स्तंभ कहलाते हैं। क्या? पत्थर या धातु की बनी खंभे नुमा आकृति क्या कहलाती है? स्तंभ कहलाते हैं। तो पैगोडा किसे कहते हैं? बौद्ध स्तूपों और परतदार आकृति में बने स्तंभों के स्थापत्य के लिए यूरोपीय लोगों ने पैगोडा शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या? यह बौद्ध स्तूपों और परतदार आकृति में बने स्तंभों के स्थापत्य के लिए यूरोपीय लोगों ने पैगोडा शब्द का इस्तेमाल किया है। और यह गोथिक शैली, यह मध्य युगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है जिसका जन्म फ्रांस देश में हुआ था। यूरोप के सैकड़ों गिरजे इसी शैली में बने हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और इसी शैली में भारत के भी अधिकतर गिरजे निर्मित है। दोस्तों गोथिक शैली का संबंध किनसे है?
तो जो गिरजे बनाए जाते हैं वो गोथिक शैली में बनाए जाते हैं। यह मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था। यूरोप के सैकड़ों गिरजे इसी शैली में बने हैं और इसी शैली में भारत के भी अधिकतर गिरजे निर्मित है। चलिए आंसर बताइए, गोथिक शैली का जन्म कहाँ हुआ था? किस देश में गोथिक शैली का जन्म हुआ था? फ्रांस देश में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। और इंडो सारा सैनिक शैली की बात करें तो भारत में अंग्रेजों के शासन काल में विकसित हुई ऐसी वास्तुकला जिसमें वास्तुकारों ने भारत के प्राचीन और मध्यकाल के इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं ग्रहण की, इसे कहा जाता है इंडो सार सैनिक शैली। तो चलिए दोस्तों, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और आपके दिमाग में यह आधुनिक वास्तुकला अच्छी तरह बैठ गई है तो वीडियो को लाइक करें। आज शाम 7 बजे एक बार मैं फिर से आपसे यह बात कह रहा हूं कि आज शाम 7 बजे मैं आपसे GK 2020 यूट्यूब चैनल पर लाइव कास्ट में मिलने वाला हूं। तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि सर यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो वो डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा शाम 7 बजे। ओके, शायद आधे घंटे का यह सेशन हो सकता है, तो आप लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। वीडियो को खत्म करते हैं, शाम मिलते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।